तो जैसा आप सभी जानते हो, आज फिर से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। तो आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाया करिए। जिसको अगर यूट्यूब में अगर वीडियोस नहीं ढूंढ पाते हो तो बताएं भाई। जितने लोग आ गए हैं, गायत्री जी, राजेंद्र जी, नवीन जी, रिचा सेमा से, जितने भी लोग हैं सब लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और सब लोग बताएं, इनमें से कोई बताए कि क्या ऑडियो वीडियो सारा कुछ क्लियर है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। फटाफट बता दीजिए आप लोग, क्या ऑडियो वीडियो सारा कुछ क्लियर है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूं। ओके, गुड मॉर्निंग राजेश प्रधान जी, गुड मॉर्निंग। वंदना यादव, यस मैम। ओके, देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में जैसा ही आप देख रहे हो, नायलॉन बनाने का सही क्रम, नायलॉन बनाने का सही क्रम पूछा जा रहा है कि नायलॉन बनाने का सही क्रम दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, आपको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सारी चीजों को लगाना। जैसा हमने आपको नायलॉन में पढ़ाया, आप क्या देखते हो कि नायलॉन, जब वो स्पेशल नायलॉन की बात आती है तो आपका सीधे सीधे किस पार्ट से चला जाता है, आपका टेक्सटाइल चला जाता है। और टेक्सटाइल में जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो सीधे सीधे नायलॉन की खोज, पहली पॉइंट की हम बात करते हैं, देखिए नायलॉन की खोज कब की गई थी, 1935 में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर नायलॉन की खोज 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी। लेकिन आप ये मानिए कि जब नायलॉन की खोज हुई 1935 में, तब इसको क्या बोला जाता था, कार्बन सी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आफ्टर जैसे समय बीतता गया, कुछ समय पश्चात इसका ये नाम कन्वर्ट होकर क्या हो गया, नायलॉन हो गया। ये नायलॉन कब इसका नाम परिवर्तित हुआ, 1938 में। ठीक है ना, तो नायलॉन जैसा शब्द जो नाम मिला था उसका 1938 में आया था। और इसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम का मतलब ये है कि इसको कई सारे नामों से जानते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होने के कारण इसको मैजिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैजिक फाइबर बोलते हैं। वॉश एंड वियर क्लॉथ्स भी बोलते हैं इसको, वॉश एंड वियर क्लॉथ्स। जीवन सुगम्य रेशा इसको बोलते हैं, और जीवन सुगम्य रेशा मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें इस तरह से अलग से हमको इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, अलग से कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको बोला जाता है वॉश एंड वियर क्लॉथ, जीवन सुगम्य रेशा। बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा, पहनने में भी कंफर्टेबल होता है। मैजिक फाइबर इसलिए बोला जाता है कि हर टाइम हर क्षण इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर लो। ठीक है, इसके बाद इसको क्या, तापसुगम्य रेशा, पॉलीमर रेशा, पॉलीमर रेशा, तापसुगम्य रेशा, तापसुगम्य रेशा। इस तरह से कहने का मतलब बहुत सारे नाम है। एक और आपका नाम छूट जा रहा है यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा। हमने आपको बताया था कि जब नायलॉन की बात होती है, नायलॉन की बात होती है, तो इसकी खोज कब से की गई थी, तो ये लगभग आपका कब आया था, 20वीं शताब्दी के आसपास आया था। और किसने की थी, बैलेस एच कैरोथर्स ने की थी। किसने, बैलेस एच कैरोथर्स, एच कैरोथर्स ने की थी। ओके, तो 20वीं शताब्दी के आसपास इस पर काम चालू हुआ था और बैलेस एच कैरोथर्स ने की थी।
और जो नायलॉन की खोज हुई थी पर्टिकुलर तब 1935 में हुई थी। तो 1935 में इसको नायलॉन के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको जाना जाता था कार्बन 66 पॉलीमर। किसके नाम से जानते थे? कार्बन 66 पॉलीमर के नाम से जानते थे। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि लगभग 3 साल बाद, यहाँ पर 36 लिखा हुआ, 36 नहीं होगा, यहाँ 38 है। 1938 में लगभग 3 साल बाद इसी कार्बन 66 पॉलीमर को चेंज करके नायलॉन नाम दे दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नायलॉन नाम कब से दिया गया? तो 1938 से दिया गया। ठीक है, इसकी खोज बैलेस एच कैरोथर्स महोदय ने की थी, 20वीं शताब्दी से हुई थी। इसके बाद इसके कई उपनाम हैं, जैसे पूछ लेगा मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? तो नायलॉन को कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक रेशा या ताप सुनम रेशा या पॉलीमर रेशा किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। वॉश एंड वियर क्लॉथ्स जीवन सुगम रेशा किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर आपका हर बार वही आंसर आएगा, किसको? नायलॉन को। सो नायलॉन आपका बहुत ही, हमारी ये फर्स्ट नंदिता प्रवीण, ओके, यू वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप बिल्कुल पढ़िए, आराम से बिंदास तरीके से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो हम जब इसकी बात करते हैं नायलॉन की, नायलॉन को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन कर। अब सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चंस की ओर लेकर चलेंगे तो आपको चीज़ें जरा क्लियर होंगी। देखिए, ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री नायलॉन को जानने के लिए, और जरूरी भी था आपको नायलॉन के विषय में जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? चिप्स बनाना का मतलब, इनका अर्थ समझ लो। चिप्स बनाना का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है अणुओं की ऐसी श्रृंखला जो हम क्या करते हैं, एक निश्चित रेशियो में लेते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें हम बैलेंस तरीके से लेते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। स्नेहक द्रव्य लगाना और बटना, हम स्नेहक द्रव्य लगाते हैं और बटते हैं इसलिए ताकि हमारा रेशा टूटे नहीं, हमारे रेशा में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए। ठीक है, तो ये इसी का मतलब होता है स्नेहक द्रव्य लगाना और बटना। जो रेशा तैयार होता है हमारा नायलॉन का, तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये रेशा तैयार होता है तो इसमें हम कोई भी स्नेहक पदार्थ जो उस धागे को, उस रेशे को सॉफ्ट रख सके, ठीक है ना, और उलझाए नहीं, वही होता है, इसीलिए लगाया जाता है स्नेहक द्रव्य पदार्थ। उसके बाद हम बात करते हैं काटना, मतलब स्पाइनिंग। हम सबसे कहने का मतलब ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या करते हैं? स्पाइनिंग। और खींचना का मतलब होता है ड्राइंग आउट, ठीक है ना, का रेशे को लगभग खींचना। और खींचा इसलिए जाता है ताकि रेशे की जो लंबाई है वो बढ़ जाए और धागा भी थोड़ा सा कैसा हो जाए? पतला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। मतलब कि हम जितने भी हमको इकट्ठा करना होता है, जैसे अणुओं की हमें जो भी श्रृंखलाएं लेना होता है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सारे अणुओं को हम एक निश्चित रेशियो पर लेते हैं। तो जब उसी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और मिलाते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, समझ में आई बात ना? दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हो जाता है आपका कौन सा? दूसरा आपका आ जाता है, एक सेकेंड बच्चे रुकना, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए, इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। दूसरा क्या होता है, जब हम इन सबको बनाने के बाद एक पूरा पॉलीमर बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? चिप्स बनाते हैं। मतलब हम जब एक पूरा का पूरा हमारे पास बड़े से रूप में आता है नायलॉन, तब हम उसको छोटे छोटे रेशो में काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। दैट्स कॉल्ड चिप्स बनाना। और जब हम चिप्स बनाने के बाद उसमें क्या करते हैं? हम उसको काटते हैं। काटना, हम उसकी कटाई करते हैं, यानी नंबर 3 पर आता है। उसके बाद नंबर 4 पर फिर हम उसको काटने के बाद खींचते हैं, जिससे रेशा
लंबे हो जाते हैं और लगभग ये खींचने के पश्चात लगभग अपनी लंबाई का 7 से 8 गुना लंबे हो जाते हैं बढ़ करके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्नेहक द्रव्य पदार्थ को लगाते हैं। इस तरह से अगर हम अपने सीक्वेंस को काउंट करें तो किस पर आएगा, अब बताइए सीक्वेंस किस ऑप्शन पर फिट जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए ऑप्शन नंबर पहले क्या आएगा, दूसरा, फिर पहला, दूसरा पहला आपको कहाँ मिल रहा है, दूसरा पहला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। कौन सा, दूसरा आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यवस्था के विभिन्न क्रियाओं को, व्यवस्था की विभिन्न क्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। आपको क्या करना है, व्यवस्था की जो भी हमारे अरेंजमेंट होते हैं, जो भी हमें अरेंज करना होता है, तो उन अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि इन सारी चीजों को हमें कौन सी क्रियाओं को पहले करना है, कौन सी क्रियाओं को बाद में करना है, ये बहुत मायने रखता है कि हम किसी भी काम को सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखिए हमारी कोई भी व्यवस्था ऐसी है, क्या हो गया, देखिए जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, विभिन्न क्रियाओं को सही क्रम में लगाएं। हम उन क्रियाओं को पहले लाएंगे जो पहले प्रतिपादित की जाती हैं, उन क्रियाओं को बाद में लाएंगे जो बाद में प्रतिपादित। मान लीजिए आपके पास क्या एक ऐसी कोई समस्या है जिस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। मान लीजिए कोई भी प्लान है, कोई भी अरेंजमेंट करना, तो उसके पहले हम लोग अपनी योजनाओं को बनाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना को बनाते हैं। बिना योजना बनाए, बिना प्री प्लान बनाए क्या हम किसी भी कार्य की मंजिल तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्री प्लान करते हैं। यहाँ तक कि हमें कोई भी छोटा मोटा फंक्शन आपके घर में हो, आप उसको अगर करना है 2 दिन बाद है, तो क्या करते हो, आप पहले ही योजना बना लेते हो। देखो कल ऐसा काम होगा और सब लोग इस तरह से, आपका ये काम रहेगा, आप ये करोगे, ये करोगे, हम ये करेंगे, इस तरह से होता है ना। तो यही होता है क्या, योजना बनाना। उसके बाद कार्यक्रम क्या होता है, आयोजित होता है। फिर क्या होता है, उसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब आयोजित करने के पश्चात जब हम किसी भी कार्य को पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर आ पहुंचे जहां पर हमें आयोजन करना है, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, मतलब निर्देशित करते हैं लोगों को उसके काम के लिए। क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। और फिर उन कामों को निर्देशित करने के बाद हम उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, लिखित विवरण प्रस्तुत कर देते हैं। कहने का मतलब पहले हम योजना को बनाएंगे, फिर उसका आयोजन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, मतलब कि निर्देशित करेंगे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। उनमें हम उनको आपस में मिलाते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं। कहने का मतलब समन्वय उन पर स्थापित करते हैं और उसके बाद सीधे सीधे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि लिखित विवरण प्रस्तुत कर देते हैं। तो यही है आपका क्या, व्यवस्था के विभिन्न क्रियाओं को करने का सही क्रम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन पहला, पांचवा, दूसरा। तो पहला, पांचवा, दूसरा कहाँ पर मिल रहा है आपको, हमको ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। विकास के साइकोसोशल स्तरों के क्रम को सुनिश्चित करें। जब बात आती है साइकोसोशल स्तर की, ठीक है, तो यहां पर साइकोसोशल सिद्धांत किसने दिया है, साइकोसोशल सिद्धांत किसने दिया, साइकोसोशल सिद्धांत आपके एरिक्सन महोदय का है। किसका है, बहुत पढ़े और बहुत पूछा जाता है
ये सिद्धांत जितने भी हैं, सिद्धांत के नाम, इन सबको रट लीजिए, क्योंकि नेट में आपसे सिद्धांत के नाम ही पूछता है, इनकी थ्योरी बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो कहने का मतलब साइको सोशल स्तर किसने दिया, हमारे एरिक्सन महोदय ने बताया, एरिक्सन महोदय ने बताया। इन्होंने सीधे सीधे अपनी थ्योरी में ये बात कही कि अगर व्यक्ति को एज के अनुसार, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपनी अवस्थाओं को 8 भागों में बांट दिया। कितनी भागों में बांटा इन्होंने, अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा, जो कि 8 भागों में इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे बच्चे में जैसे जैसे उसकी क्रियाएं, उसका सामाजिक सोशल बढ़ता जाएगा, वो अपने एक निश्चित दायरे में आता जाएगा। कहने का मतलब ये था उनका कि जो हमारे एरिक्सन महोदय ने 8 अवस्थाएं बताई, इनमें बहुत महत्वपूर्ण बताई समाज से व्यक्ति को सीखना और समाज के ही द्वारा व्यक्ति का दबाया जाना। अगर व्यक्ति कुछ ऐसे अच्छे काम करता है तो समाज के द्वारा उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और अगर कुछ गलत काम करता है या कोई ऐसी क्रिया की और उसके प्रतिकूल व्यवहार समाज के द्वारा अगर उसको मिल जाता है तो वो उसके लिए असहज फील करता है, मतलब वो नॉर्मल फील नहीं करता, उसके अंदर गिल्टी की भावना आती है, उसके अंदर उसका जो आत्मबल है वो टूटता है। तो कहने का मतलब सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड हो जाती हैं, साइको सोशल, मतलब कि उस समाज का व्यक्ति के मानसिक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो इंडस्ट्री या डिफ्यूजन, इसके बाद आता है आपका इनिशिएटिव या फिर गिल्ट। क्या आता है आपका, इनिशिएटिव या फिर आता है आपका गिल्ट, ओके। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, आप जैसा सेकंड पॉइंट में देख रहे हो, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हो इनिशिएटिव या फिर गिल्ट। इसके बाद देखते हो इंटीमेसी या आइसोलेशन, उसके बाद देखते हो आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एरिक्सन महोदय हमारे पूरी आपकी उन 8 अवस्थाओं को इस ढंग से बताए हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्च्यू दिया, इन एज में एक वर्च्यू दिया। क्या वर्च्यू दिया, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। देखिए जो एरिक्सन महोदय ने बताया, तो पहले अवस्था बताई इन्होंने विश्वास और अविश्वास की। क्या बताया, विश्वास और अविश्वास की, विश्वास अविश्वास, ये इनकी पहली अवस्था थी, जिसमें इनका मतलब है कि बच्चा जो क्या करता है, यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं होता, यहाँ बच्चा फीडिंग करता है, ठीक है। मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है वहां पर वो पूरी तरह से उसका जो टास्क होता है वो कहने का मतलब वहां पर फीड करता है, अबंडमेंट करता है कुल मिला के। और जो वर्च्यू की बात करता है तो वो वर्च्यू यहाँ पर उसका आता है क्या हो, मतलब उसको वो केवल परिचित लोगों को ही देखता है, जो समझता है। कहने का मतलब जिसको देखता है उस पर विश्वास, अदरवाइज जो बाहर के लोग होते हैं उन पर वो क्या, अविश्वास की भावना उसके अंतर्गत आती है, मतलब उसको लगता है आई एम नॉट सेफ, ओके। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या, स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वतंत्रता बनाम संदेह। तो यहाँ पर जो बच्चे का टास्क होता है, मतलब बच्चे को क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग होता है, तो यहाँ पर बच्चे को क्या दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। क्या, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे को इस एज में टॉयलेट ट्रेनिंग देना कंपलसरी होता है। और जो इनका फिर वर्च्यू होता है, कहने का मतलब अगर बच्चे को टाइम रहते सारी चीजें अगर सिखा दी गई तो बच्चे में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, वो स्वतंत्र तरीके से जीता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास, उसको लगता है कि नहीं हम कुछ हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर आती है। अदरवाइज वो क्या, संदेह की दुनिया में जीने लगता है, उसको लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये गलत है, और पता नहीं गलत है सही है क्या है, कुछ इस तरह की भावनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है क्या,
पहल बनाम अपराध भाव। क्या आता है? पहल बनाम अपराध भाव। अगर बच्चे ने कोई ऐसा काम किया और कोई भी ऐसी क्रिया की, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज की जिसको समाज के द्वारा क्या बहुत ही बड़ाई की, तो उसका क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन अगर समाज के द्वारा उसी का काम अस्वीकार कर दिया जाता है तो बच्चे में क्या? अपराध जैसी भावनाएं भी विकसित होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? परिश्रमहीनता। परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या करते हैं बच्चे कि खास कर उनका स्कूलिंग स्पोर्ट्स इस टाइम चालू हो जाता है, बहुत ही चरम सीमा पर एक तरह से होती है। और कहने का मतलब बच्चों में दोनों ही चीजें बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की मिलती है। जिस बच्चे का सामाजिक दायरा परिश्रम के परिणाम उसके पॉजिटिव में आते हैं तो वो उसी को और ही बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। और अगर उसके परिणाम उसकी मेहनत के अनुकूल नहीं आते तो उसमें हीन भावना जनरेट होती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और क्यों बार बार होता है। उसके बाद आती है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व, इसमें क्या होता है? पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व में कि बच्चा अपना कहने का मतलब सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बनाना चाहता है। यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप बच्चा इस स्टेज में बहुत अच्छे से एक अपनी पहचान अलग देना चाहता है। अगर पहचान अच्छी मिलती है तो उसके लिए प्लस पॉइंट होता है, और अगर उसकी पहचान किसी गलत तरीके से होती है तो उसमें क्या? उसकी द्वंद्वात्मक भूमिका एक तरह से कहने का जो उसकी भूमिका होती है विपरीत परिणामों पर वो थोड़ा सा गलत प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर निगेटिव मानसिकता देखने को मिलती है। उसके बाद होता है क्या? घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा किशोरावस्था पूर्ण कर चुका होता है और खासकर यहाँ पर जो इसका वर्च्यू होता है वो लव होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा खासकर एक शादी की उम्र होती है, नया परिवार उसका आता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर संबंध अच्छे रहते हैं तो व्यक्ति के अंदर घनिष्ठता जैसा भाव आता है, और अगर संबंध थोड़े से बिगड़ते हैं तो वो उससे प्रॉपर क्या होना चाहता है? अलग होना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मक और क्या? निष्क्रियता। सृजनात्मक और निष्क्रियता, इस तरह से सृजनात्मक व निष्क्रियता। तो यहाँ पर इस उम्र में क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं तो कहने का मतलब वो सृजनशील हो जाते हैं। कुल मिला के वो समाज के लिए, वो अपने देश के लिए कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, फ्री होकर नहीं बैठते। और निष्क्रियता, अगर उन्होंने समाज में कुछ ऐसा काम किया जो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिला तब वो क्या होते हैं? और ही किसी काम को सृजनात्मक तरीके से करते हैं। अदरवाइज वो यहाँ पर क्या करते हैं? थोड़ा सा उनके अंदर निष्क्रियता की भावना देखने को मिल जाती है। उसके बाद लास्ट आता है आपका क्या? ईमानदारी। उसके बाद आता है ईमानदारी। ईमानदारी बनाम निराशा, ये वृद्धावस्था की स्टेज मानी गई है। और यहाँ पर क्या करता है? व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार हो जाता है। और कैसे ईमानदारी और निराशा छलकती है कि जब व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ का इवैल्यूएशन करता है तो पूरी लाइफ के इवैल्यूएशन में अगर वो अपने आप को सेटिस्फाइड पाता है तो उसको लगता है कि हमने सारे काम ईमानदारी के साथ किए। अगर उसको लगता है कि नहीं हमने अपनी लाइफ में तो ये काम ऐसे ऐसे गलत तरीके से किए या कुछ भी इस तरह से किया तो उसके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये एरिक्सन महोदय के कुछ सिद्धांत थे जिनको आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस टर्म पर ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब जब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो स्टेजेस आप क्या कर सकोगे? ऑटोमेटिक उनको सीक्वेंस से आप क्या कर लेंगे? लगा लेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आई बात ना कि ये किस तरह से हमारे एरिक्सन महोदय ने सारी चीजों को इंडिकेट करके बताया है। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है।
तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि पहले कौन सी स्टेज हमें मिल रही थी, इनिशिएटिव और गिल्ट सबसे पहले मिल रही थी। कौन सी मिल रही थी, इनिशिएटिव या गिल्ट। उसके बाद बच्चा जब इनिशिएटिव और गिल्ट को क्रॉस करता है तो कौन सी स्टेज उसको पहले मिल जाती है, इंडस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, क्या मिलता है, इंडस्ट्री या फिर डिफ्यूजन। उसके बाद क्या आता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है एक अलग से। तो ये आता है आपका तीसरे पर, कौन सा बच्चा, इंटीमेसी या आइसोलेशन। अपने आप को बच्चा क्या, व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ लव का टास्क होता है और वो अपने आप को क्या अलग, अगर अच्छा खासा लव है या ठीक ठाक सब कुछ लाइफ में चल रहा है तो वो क्लोज अपना जीवन यापन करता है, अदरवाइज क्या अलग होना चाहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना कि कौन सा हमारा इसमें राइट ऑप्शन जाएगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2143। ओके, तो ये था आपका क्या, विकास का साइको सोशल स्तर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, विकास एजेंसी के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है आपका, विकास एजेंसियों के द्वारा प्रयुक्त कार्यक्रम आयोजना के कदमों को व्यवस्थित। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर बार लगभग पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। रीना सिंह जी कितने बजे से, बेटा क्लास 8 बजे से शुरू होती है, 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। रीना जी डोंट, ओके थैंक यू। देखिए अब हम बात करेंगे क्या, विकास एजेंसियों के द्वारा। विकास एजेंसी, यहाँ पर पर्टिकुलर एक छोटे मोटे संस्थान की बात नहीं की गई है, एक ऐसी एजेंसियों की बात की जा रही है जहां पर हमें सारे टर्म को क्या करना होता है, सीक्वेंस वाइज करना होता है। और सीक्वेंस वाइज किसी भी चीज को जब हम कोई भी एजेंसी काम करके वो क्या करती है, पूरी तरह से समन्वित कर देती है, लागू कर देती है। ठीक है ना, जनरलाइज कर देना, ये शब्द समझ रहे होंगे आप, जनरलाइज कर देना। जनरलाइज कर देना मतलब सामान्यीकृत कर देना, आम लोगों के बीच तक पहुंचा देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे एजेंसी, जब कोई भी एक बड़ी एजेंसी या बड़ा संस्था काम करता है तो वहां पर चीजों को जनरलाइज करना होता है। इसलिए सारी चीजें कैसी होती हैं, ऑथेंटिक होती है। जैसे आपका WHO हो गया, ICMR हो गया, ठीक है, ये कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं या एजेंसियां जो काम करने के बाद जनरलाइज करती हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए, इसका मतलब हमें इसी तरीके से कुछ समझना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ सीक्वेंस से हमको लगाना है। तो देखिए, मूल्यांकन के लिए प्रावधान, मूल्यांकन के लिए प्रावधान, इसका मतलब क्या है कि हम बाद में मूल्यांकन करते हैं चीजों का, सबसे लास्ट में करते हैं मूल्यांकन कि क्या ये वास्तव में फिट है या नहीं है, सही है या नहीं है, और अगर है तो क्यों नहीं है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका मूल्यांकन का मतलब ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति का सारांश तैयार करना। हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये करना होता है कि हमें ये देखना कि भाई समाज में चल क्या रहा है, ट्रेंडिंग पर क्या है इस टाइम। जैसे उदाहरण थोड़ा सा बता दूं, आप समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसे कोरोना काल आया, ठीक है, तो कोरोना काल में क्या वर्तमान स्थिति का सारांश तैयार किया गया कि भाई कोरोना पीरियड के टाइम पर लोगों के लिए सैनिटाइजर और मास्क बहुत जरूरी है। ये क्या किया गया, समाज की वर्तमान स्थिति का सारांश तैयार कर लिया गया। तब जब लोगों को लगा कि यार सैनिटाइजर और मास्क की बहुत जरूरत है, तो उसी पर क्या होने लगे काम। हो कहने का मतलब वो एक समस्या मिल गई हमको। ठीक है, हमने समाज में पहले देखा कि क्या चल रहा है इस टाइम हमारे समाज में, लोग किन समस्याओं से प्रभावित हैं या कौन सी चीजें बहुत। अब जरूरी नहीं है कि समाज में हमेशा समस्याएं ही रहें, हम अच्छे पॉइंट्स को भी तो ले सकते हैं ना, कि भाई समाज में हमेशा बुराइयां ही नहीं होती, कुछ अच्छाइयां भी होती। तो अगर अच्छाइयां हैं तो क्यों है। अब हम बुराई को यहाँ पर ले रहे हैं कि कोरोना आया, उस टाइम हम लोगों ने क्या समाज में देखा कि भाई कोरोना का बहुत ज्यादा कहर है, जिसमें नीड क्या है, लोगों को आवश्यकता क्या है कि मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमने सारांश तैयार किया कि भाई वर्तमान समय में कोरोना बहुत ज्यादा व्यापक है। इसका मतलब ये हुआ कार्य पद्धतियां और कार्यकलापों के साथ कार्यवाही। कहने का मतलब जो भी
कार्य की पद्धतियां बनाई जाएं और किस तरीके से कार्य किया जाए, किन पद्धतियों के थ्रू कार्य किया जाए, उस पर हम क्या करेंगे, उसकी हम पूरी एक पूरा फ्रेम तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, एक फ्रेम पूरा तैयार करेंगे, एक पूरा सर्किल तैयार करेंगे कि पहले स्टेप पर ये होगा, दूसरे पर ये होगा, हम फिर ये करेंगे, हम फिर ये करेंगे। ठीक है, वो तैयार कर लिया गया। उसके बाद गहन कार्यवाही के लिए समस्या का चयन। गहन कार्यवाही के मतलब हमें जिस पर काम करना है हम उस समस्या का चयन करेंगे। ठीक, और प्रत्येक समस्या के लिए स्थानीय नेताओं का नाम निर्दिष्ट करना। जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की समस्या होगी वहां से एक हेड व्यक्ति को, उस एरिया का जो हेड होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, नॉमिनेट कर लिया जाएगा। मतलब उसको भी सूचना दी जाएगी कि भाई देखो आपकी एरिया में ऐसा काम होने जा रहा है, आपको भी उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करनी है। ठीक है, तो ये थे इनके सबके अर्थ। अब देखिए इसको हम किसी भी अब एजेंसी काम करती है तो वो सबसे पहले क्या करती है कि समाज में इवैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है, क्या करती है, समाज की पहले स्थिति का आकलन करती है। स्थिति का आकलन ये करती है कि क्या समाज में चला है, कोरोना टाइम चल रहा है, समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए कोई चीजें नहीं है, बचाव का रास्ता क्या है, मास्क और सैनिटाइजर तैयार करना। तो उन्होंने क्या किया कि समस्या का चयन कर लिया कि समाज में मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, इसलिए इन पर बल दिया जाए, इसको बनाया जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, जब किसी एक पर्टिकुलर समस्या का चयन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रत्येक समस्या, जो भी जिस एरिया की समस्या होती है, जिस एरिया में हमें काम करना है, हम वहाँ पर जो नेता होंगे उनको भी नॉमिनेट कर लेते हैं, उनका भी नाम लेते हैं और उनको उस प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं, उस पर काम करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं और उस कार्य में जिन पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं उसकी हम पूरी कार्यवाही पहले से ही उसका खाका बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान स्थिति पर ये आ गया, दूसरे पर हमारा समस्या का चयन आ गया, तीसरे पर हमारा आ गया नेताओं को नॉमिनेट करना। उसके बाद हमने अपनी पद्धतियों और कार्यकलापों को क्या किया, पूरा एक फ्रेम तैयार कर लिया कि हमें सारी चीज़ों को कैसे करना है, किन किन तरीकों से करना। बाद में हमने मूल्यांकन कर लिया कि क्या ये जो प्रावधान है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उस पर फिट आ जाएंगी, इससे समस्या का निदान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5वां पॉइंट। तो देखिए इसमें सही कौन सा जाएगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा और पहला। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन जाएगा आपका। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। वॉइस जेआरएफ में, बिल्कुल जेआरएफ में एज का बाउंडेशन होता है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सीधे किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा है, एडगर डेल का है। एडगर डेल द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन, एडगर डेल द्वारा प्रतिपादित अनुभव के त्रिकोण के अनुसार अधिगम सततता में निम्न श्रवण दृश्य सामग्रियों की गतिविधियों को नीचे से ऊपर लगाइए। अब नीचे से ऊपर की जब बात होती है तो यहाँ पर थोड़ा आप चार्ट के थ्रू समझेंगे, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए एडगर डेल का त्रिकोण शंकु, ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, एडगर डेल ने बताया क्या, सबसे पहले ये बताओ। एडगर डेल ने सबसे ज्यादा लर्निंग पर, अधिगम पर ये बताया इन्होंने कि मोटा मोटा हिसाब समझिए सबसे पहले कि अगर व्यक्ति को कोई चीजें, आपको कोई भी चीज यूज कर रहा है या कोई भी चीज सीख रहा है, तो उस सीखने पर व्यक्ति जितने ज्यादा सेंसेस का प्रयोग करेगा, सेंसेस मतलब बॉडी पार्ट्स मतलब ऑर्गन्स की, मतलब जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, सेंसेस मतलब ज्ञानेंद्रियां हो जाता है,
जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा वो उतना ही ज्यादा उसकी लर्निंग क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जब हम बच्चों को कोई चीज बताते हैं, दिखाते हैं, तो हम उनको बताते हैं, करके दिखाते हैं या कोई भी चीजें, तो बच्चे उस पर क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे यही अधिगम हमारा क्या होता है, थोड़ा हमारी समझ पर चीजें बढ़ने लगती हैं आगे। कहने का मतलब सारी चीजें हमारी सारी चीजें क्या होने लगती हैं आगे धीरे धीरे। यही सारी चीजें, पहले हमें हर चीज की आवश्यकता होती है किस पर, पहले हमारे समझ को डायरेक्शन मिलने की आवश्यकता होती है। हम डायरेक्शन लेते हैं, कोई फिगर है, जैसे हमने यही फिगर बनाया, हमने बताया ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइनें होती हैं। क्या बताया, ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइनें होती हैं, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन और दूसरी स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से बताएंगे, किसको, बच्चे को बताएंगे। हमने उसको बना के दिखाया, सामने साक्षात करके दिखाया, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी आइज का प्रयोग कर रहा है, कान का भी प्रयोग कर रहा है, और हो सकेगा तो वो अपनी पेंसिल से ड्रॉ भी करेगा। तो यहाँ पर अधिगम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा सा और हम लोग ऊपर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम चीजों को देख कर सीख जाते हैं। अब जैसे यहाँ हमको बताना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी तो वो देख कर ही जान जाएगा कि भाई ये ट्रायंगल है। अब बड़े लोगों को क्या ये बताया जाएगा क्या कि ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइनें होती हैं, 3 कोने होते हैं, इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाएगा उसमें थोड़ा सा लर्निंग थॉट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ज्यादा होते जाएंगे, एक्सपीरियंस के थ्रू उसके ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, लास्ट में आ जाता है आपका सिंबॉलिक, मतलब कि जब और ज्यादा एजुकेशन के माहौल से हम लोग की समझदारी और बढ़ती है तो वहां पर हम लोग सीधे सीधे किसका, सिंबल का प्रयोग करने लगते हैं। सिंबॉलिक स्टेजेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि हम सिंबल को देखकर समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे आप देखो कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो सीधे सीधे वहां पर लिखा होता है नो पार्किंग ऐसे, और कहीं कहीं पर क्या होता है कि ऐसे गाड़ी बनी होती, सर्किल है, उस पर गाड़ी को इस तरह से बना दी गई और क्रॉस का सिंबल कर दिया गया। तो मतलब ये क्या होते हैं, सिंबॉलिक। जैसे हम लोग अपने होम साइंस में सिंबॉलिक पढ़ते हैं, कुछ अगर प्रेस का यूज करना है तो उसको प्रेस बनाएंगे, ठीक है, नहीं यूज करना है तो उसी के नीचे इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी चीजें होती हैं। तो एडगर डेल महोदय ने यही बताया है कि व्यक्ति क्या करता है, जितने ज्यादा सेंसेस का प्रयोग करता है उतनी ज्यादा लर्निंग होती है, और ये मूर्त से अमूर्त की ओर भी होती है, अमूर्त से मूर्त की ओर होती है। ठीक है, जब वयस्कता की बात करते हैं तो वो अमूर्त से मूर्त की ओर चला आता है, और जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो मूर्त से अमूर्त की ओर। इसी का एक और नाम दे दिया जाता है, सामान्य से क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्टार्टिंग से बोल दिया जाता है क्या आपका, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या बोलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस तरह से भी हम पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं, बाद में हम उनको समझने लगते हैं, और बाद में कोई समझाए ना समझाए हम किसी चीज़ को देख कर ही आराम से जान जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारे एडगर डेल महोदय ने पूरे के पूरे कितने सिद्धांत बताए हैं, पूरे के पूरे इन्होंने 11 स्टेजेस बताई हैं जो कि पूरी पूरी हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी 11 स्टेजेस को समझाना इट मीन्स पूरा का पूरा 1 घंटे का टाइम लेना। ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे बात करेंगे किसको, देखिए अब यहाँ पर जब हम एडगर डेल की बात करते हैं तो आप इसमें क्या देखते हो कि हम सबसे पहले प्रत्यक्ष सोद्देश्य अनुभव को देखते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यक्ष। जब हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं तो वो आपका पहले स्टेजेस में आ जाता है, यहाँ पर ज्ञानार्जन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिकृति अनुभव, समझ गए, प्रतिकृति अनुभव। हम स्वयं ही उन चीजों को देखकर, उन चीजों को समझ करके अपने द्वारा अनुभव करते हैं। और उसके बाद आपका कौन सा आता है, उसके बाद नाट्य अनुभव। अगर हम नाटक या ड्रामा करके दिखाते हैं तभी व्यक्ति का अधिगम क्या होता है, बहुत ही जल्दी थोड़ा सा होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी,
प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन हम करके दिखाते हैं। जब हम चीज़ों को करके दिखाते हैं तब भी बच्चे का क्या अधिगम थोड़ा सा वहाँ पर कम होता है, ठीक है, सॉरी, तब भी वहाँ पर अधिगम इसकी अपेक्षा किसकी, आपके प्रत्यक्ष स्वदेश से अनुभव से कहीं पर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड ट्रिप, ले जाकर हम डायरेक्ट चीज़ों को दिखाते हैं, फील्ड ट्रिप, ठीक। और उसके बाद आता है आपका क्या, प्रदर्शन। यहाँ पर प्रदर्शन, एक प्रदर्शन का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन और एक प्रदर्शन का मतलब है एग्जीबिशन, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आ रहा है, कौन सा टर्म आ रहा है आपका, जो 4 पॉइंट का टर्म आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हमारा प्रदर्शन होगा, मतलब एग्जीबिशन होगा, सॉरी, यहाँ पर आपका इस प्रदर्शन का मतलब हो जाएगा एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, ठीक है। और यहाँ पर प्रदर्शन का मतलब होगा डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे अर्गलडेल महोदय ने सारे के सारे स्टेप बताए हैं जो कि व्यक्ति में अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ठीक। अब हम सीधे सीधे बात करें, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वसा से संबंधित हैं, जो कि आपकी उसमें अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा अनिवार्य वसा युक्त एसिड है। अनिवार्य वसा युक्त एसिड मतलब इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर में वो बनते नहीं हैं, हमको इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। तो जिन हम फैटी एसिड को बाहर से लेते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं, हमारे अनिवार्य वसा युक्त एसिड होते हैं, ठीक है। तो अनिवार्य वसा युक्त की हम जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पॉमिटिक एसिड जाएगा, स्टीयरिक एसिड जाएगा, या फिर लिनोलेनिक एसिड जाएगा, या फिर ओलिक एसिड जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, लिनोलेइक एसिड होगा। कौन सा, लिनोलेइक एसिड होगा। अब जब भी शरीर में खासकर इनका काम क्या होता है, इस लिनोलेइक का काम क्या होता है, ये शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसको डिक्रीज करने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। कौन सा, हमारा अनिवार्य वसायुक्त एसिड जो भी होते हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा है लिनोलिक की, तो हम लिनोलिक की बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब लिनोलिक हमारा क्या हो गया, आवश्यक वसायुक्त हो गया। आवश्यक वसायुक्त एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिन्हें, जो हमारे शरीर में नहीं बनते, हमें बाहर से लेना होता है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और हमारी लाइफ को सुगम बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका 3 प्रकार का देखने का मिलता है। एक होता है HDL, एक होता है LDL और एक होता है क्या, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर आपका HDL जो होता है वो आपका अच्छा माना जाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ट्राइग्लिसराइड आपकी अलग सी एक ग्लिसराइड है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में होती है, लेकिन उसका जो काम होता है वो राइट वे में नहीं हो पाता है। कहने का मतलब हम जिस चीज़ के लिए खाते हैं उसका काम वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से बॉडी पर काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वसा के पाचन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा आपका जिम्मेदार है वसा के पाचन के लिए, बताइए। क्या रेनिन जिम्मेदार होता है वसा को पचाने में, या लाइपेज, यहाँ पर लाइपेज है, ठीक है, नहीं, लाइपेज, या फिर एमाइलेज, या फिर पेप्सिन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताएं आप लोग, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताएं जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
आपका राइट ऑप्शन होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज जो होता है आपका वसा के पचाने में जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं किसकी? रेनिन की। तो रेनिन जो होता है हमारे दूध को पचाने में इम्पॉर्टेंट होता है। कि कहने का मतलब, जब आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी बच्चों को दूध पिलाओ और वो तुरंत उल्टी कर देते हैं, तो वो तुरंत अगर वो उल्टी करते हैं आप देखिए वो दूध फॉर्म में नहीं आता है, वो तुरंत ही दही के फॉर्म में निकलता है। मीन्स वहाँ आमाशय में जैसे ही मिल्क गया तो उस पर किसकी क्रिया हो गई? रेनिन की। तो रेनिन जो होता है आपका दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, लाइपेज आपको वसा का पचाने का काम करता है। वहीं पर जो आपका अमाइलेज होता है, अमाइलेज आपका क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अमाइलेज क्या है। तो अमाइलेज आपका लार में पाया जाता है और लार में ये पाया जाने वाला एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू कर देता है, शुरुआत करता है, ना कि डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइपेज जैसा एंजाइम मिलता है। ओके, हम बात करते हैं किसी? पेप्सिन की। ठीक है, तो पेप्सिन जो आपका होता है वो हमारे आमाशय में पाया जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? पेप्सिन कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन को पचाने में ये मदद करता है हमारा पेप्सिन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा लाइपेज। ओके, क्या जाएगा आपका राइट ऑप्शन? लाइपेज जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? तो देखिए, आप वसा से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? वसा से हमें प्रति ग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी? प्रति ग्राम की बात की जा रही है कि हमें प्रति ग्राम में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा कि हमें वसा में, अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो वहाँ पर हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वहाँ पर आपको सीधे सीधे 9.1 ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पर जब हम किसकी? प्रोटीन और कार्बोज की बात करते हैं, किसकी? प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तब या कार्बोज की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का कोई ग्राम में इसकी वैल्यू अभी तक देखने को नहीं मिली है और ना ही ग्लाइकोजन की देखने को मिली है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब इनकी ऊर्जा हमें ग्राम में देखने को, ग्राम के हिसाब से जो मीजर किया जाता है उसमें नहीं, हमको ग्राम में जब हम ऊर्जा को मीजर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट आते हैं: प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप दैट आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट बात बेटा, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर जाइए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चलिए, तो चलिए कल हम फिर से इसी टाइम पर मिलते हैं 8 बजे। 8 से 9 आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आज आपका टाइम ओवर हो गया, सर आपके आ चुके हैं अदर सब्जेक्ट के। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।